गुड आफ्टरनून। आज का मेरा जो टॉपिक है ये एमए फाइनल के लिए सोशियोलॉजी ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट। इसमें लास्ट क्लास में जैसा कि बात चल रही थी, भारत में जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जो थी, जो मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से काम करता है, इस पे बात हो रही थी। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा डिबेट है इसमें, वो इस बात को लेकर के है कि एक तरफ जो वेस्टर्न थिंकर्स थे, सारे तो नहीं लेकिन अधिकांश, उनका ये मानना था कि जो मॉडर्निटी है या जो मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोसेस है या जो मॉडर्न फोर्सेस हैं, इनके आने से जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है ये पूरी तरीके से हट जाता है। या सामान्य शब्दों में ऐसा कहें कि जो भी ट्रेडिशन है वो मॉडर्निटी के इन्फ्लुएंस से, आधुनिकता के प्रभाव से पूरी तरह वो समाप्त हो जाता है। और जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे ट्रेडिशन अपना महत्व खोता जाता है। ये तो जो पश्चिमी विद्वान थे उनमें से अधिकांश का ऐसा मानना था। लेकिन ऐसा देखा गया कि इस वेस्टर्न थिंकिंग को खास तरीके से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इम्प्लीमेंट कर पाना शायद सही नहीं है। उसका बेसिक रीज़न ये है कि मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस का प्रभाव क्या पड़ेगा किसी भी ट्रेडिशन पे, ये डिपेंड करता है उस ट्रेडिशन के नेचर पे, उस सोसाइटी के कल्चर के नेचर पे कि वो किस तरीके की हैं। क्योंकि हर कल्चर का रिस्पॉन्स मॉडर्निटी के लिए एक सा नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होता। और जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारतीय समाज का प्रश्न है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल एकदम अलग स्थिति आपको देखने को मिलती है। क्योंकि आप यदि थोड़ा ऐतिहासिक विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि जो मॉडर्निटी बेसिकली जो वेस्टर्न कॉन्टेक्ट था उसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि ये चीज़ें प्रारंभ हुई थी। इसके पहले भी बहुत सारे जो फॉरेन कल्चर्स थे उनसे इंडियन सोसाइटी कांटेक्ट में आई। लेकिन इंडियन सोसाइटी में कुछ, इंडियन कल्चर में कुछ ऐसी पेक्यूलियर बातें हैं, कुछ ऐसी विशिष्ट चीज़ें हैं जो कि इसके प्रभाव को अन्य जो कल्चर है इसके प्रभाव से बिल्कुल अलग बना देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर जो है ये बहुत फ्लेक्सिबल है। इसके अंदर एडेप्टेशन की जो कैपेबिलिटी है, जो ग्रहण करने की क्षमता है, ये बहुत बड़ी है। तो ऐसे संदर्भ में आप ऐसा नहीं कह सकते कि आधुनिकता आएगी और पूरी तरीके से परंपराओं को धूमिल कर देगी, परंपराओं का पूरी तरीके से स्थान ले लेंगी। इसी डिबेट को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक विद्वान थे, उनका नाम था योगेंद्र सिंह। इन्होंने अपनी बुक लिखी है, एक बड़ा उनका सोशल चेंज के लिए इनकी बुक बहुत क्लासिकल बुक मानी जाती है। बुक का नाम है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। इस बुक में इन्होंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बताने का प्रयास किया है कि इंडियन सोसाइटी में जो मॉडर्नाइजेशन के जो फोर्सेस थे, इसकी वजह से कल्चर जो है, जो ट्रेडिशन है, ये कभी वीक नहीं हुआ, कभी कमज़ोर नहीं पड़ा, बल्कि एक और मॉडर्निटी ने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को, और ठीक उसी समय ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ने मॉडर्निटी को संपुष्ट किया है, उसे रीइंफोर्स किया है। और अपनी बात को रखने के लिए इन्होंने एक अप्रोच दिया है जिसका नाम है इंटीग्रेटिव अप्रोच, एकीकृत उपागम। देखिए, इन्होंने जो बात करी है वो दो लेवल पे बात करते हैं। पहला, इन्होंने कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में बात करी है, संस्कृति के संदर्भ में बात की है। और दूसरा, इन्होंने संरचना
अर्थात स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में बात करी है। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी बात को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से रखा है। इसीलिए इन्होंने जो ट्रेडिशनल वाला पार्ट था इसे दो पार्ट में बांट दिया है, एक तो ग्रेट ट्रेडिशन और एक लिटिल ट्रेडिशन, अर्थात एक लघु परंपरा और एक बृहद परंपरा। ऐसे ही इन्होंने स्ट्रक्चरल पार्ट को दो भाग में बांट दिया है। पहला है माइक्रो स्ट्रक्चर, समाज में जो सूक्ष्म संरचनाएं काम करती हैं उसमें, और एक बृहद स्ट्रक्चर मैक्रो स्ट्रक्चर। देखिए माइक्रो स्ट्रक्चर जो है बेसिकली इसमें इन्होंने जो बात करी है वो फैमिली है, परिवार, कास्ट, जाति और ग्रामीण समुदाय, विलेज कम्युनिटी की बात की है। वही दूसरी तरफ आप देखें जो मैक्रो स्ट्रक्चर है इसमें इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इसकी बात इन्होंने की है। और इनकी बातों का ये निष्कर्ष है कि चाहे वो कल्चर के लेवल पे हो चाहे स्ट्रक्चर के लेवल पे हो, जो भी फोर्सेस काम कर रहे थे मॉडर्नाइजेशन के, इन्होंने कभी भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को कमज़ोर नहीं किया है। देखिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं वो। इनका कहना ये था कि जाति व्यवस्था में बेसिकली बदलाव जो आपको दिखाई देता है, देखें आप, हमारा संविधान तो 1950 में ही बन चुका था, लेकिन 1950 में संविधान बनने के बावजूद आपको पता ही होगा कि हमारा जो संविधान बना है इसमें मौलिक अधिकार के रूप में इक्वलिटी की बात की गई है, और आर्टिकल 15 जो है इस पर खास तरीके से फोकस करता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15। और साथ ही साथ आर्टिकल 17 में तो बिल्कुल अस्पृश्यता के लिए जो अनटचेबिलिटी जो है इससे खत्म करने की बात की गई है, और साथ ही कई तरह कानून बनाए गए इसमें। देखिए तो वही प्रश्न यही करते हैं कि आखिर क्या बात है कि इतने बड़े डेमोक्रेटिक सेटअप में कास्ट जैसी ट्रेडिशनल चीज़ अभी भी काम कर रही है, और ऐसा नहीं है कि वो उस रूप में काम कर रही जिस रूप में पहले काम कर रही थी। देखिए आप विलेज लेवल पे देखें, जो विलेज का जो पावर स्ट्रक्चर था, इन्होंने एक स्टडी की थी 6 विलेज की, और बताया था कि किस तरीके से जो रूरल पावर स्ट्रक्चर है इसमें चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। देखें अब जो कास्ट का मैकेनिज़्म है वो उस फ्रेमवर्क में काम नहीं करता जिस फ्रेमवर्क में पहले काम करता हुआ दिखाई देता था। इसका मतलब ये है कि अब कास्ट और दूसरी तरफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, बेसिकली जो इगैलिटेरियन अर्थात समानतावादी जो मूल्य हैं, इनके साथ इसे सामंजस्य स्थापित करना है, और ये बहुत बेहतर ढंग से कर रही हैं। इस संदर्भ में इन्होंने, आपको शायद ध्यान भी हो कि रुडोल्फ इन्होंने बताया है कि कास्ट जो है वो अब कास्ट ट्रेडिशनल कास्ट के रूप में काम नहीं कर रहा, बल्कि कास्ट एक इंटरेस्ट ग्रुप के रूप में काम कर रहा है, हित समूह के रूप में काम कर रहा है। इसी तरीके से आप देखें, मिल्टन सिंगर एक विद्वान थे, इन्होंने डेनियल लर्नर की बात की खिलाफत की। लर्नर का ये कहना था, इन्होंने एक बुक लिखी थी लर्नर ने, द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। इनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है, जो ट्रेडिशन है ये कभी भी मॉडर्न वैल्यूज से कम नहीं हुआ, कभी कमज़ोर नहीं पड़ा, इनका ऐसा मानना था। कुल मिला के निष्कर्ष रूप में यदि आप देखें तो योगेंद्र सिंह का ये कहना है कि जो भारतीय समाज है, जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपराएं हैं, ये कभी भी आधुनिकीकरण की शक्तियों के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं हुए, बल्कि और ज़्यादा पुष्ट हुए हैं। और इसे हम विभिन्न स्तरों पर देख सकते हैं, विभिन्न सामाजिक वास्तविकताएं जो काम करती हुई दिखाई देती हैं, चाहे परिवार हो, जाति हो, नगरीकरण की प्रक्रिया, इस सब में आपको देख सकते हैं। थैंक यू।